नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल एबीपी गंगा। दर्शकों के अपार प्यार ने एबीपी गंगा को लॉन्चिंग के 3 साल के अंदर ही नंबर 1 चैनल बना दिया। चुनाव की खबर हो या फिर कोई और हलचल, हर खबर के लिए दर्शकों ने एबीपी पर ही भरोसा जताया है। आप देख रहे हैं रीजनल चैनल का नंबर 1 चैनल एबीपी गंगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आशीष पटेल भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं। दोनों ने मुलाकात कर नड्डा को जीत की बधाई दी। भाजपा के साथ सहयोगियों के अंदर सरकार की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई है। तो अनुप्रिया पटेल ने जेपी नड्डा से ये मुलाकात की है और जो जीत मिली है उत्तर प्रदेश में उस पर बधाई दी है। अनुप्रिया पटेल जहां मुलाकात जब करने पहुंची तो यहां चर्चा भी हुई है। जो गठबंधन के सहयोगी दल रहे हैं उन पर भी चर्चा हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए, जेपी नड्डा से जब मुलाकात तो हुई उस दौरान की ये तस्वीर है जहां फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी गई है। आशीष पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। दोनों ने मुलाकात कर नड्डा को जीत की बधाई दी है। बता दें कि इस चुनाव में 17 सीटें अपना दल एस को दी गई थी, जिनमें से 12 सीटों पर अपना दल एस ने जीत दर्ज की है। और एक बार फिर से भाजपा गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और इस पर अनुप्रिया पटेल ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। उस दौरान की तस्वीर भी आपके सामने। आशीष पटेल भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, क्या मुख्य रहा है ये जो मुलाकात हुई और उस दौरान जो चर्चा हुई? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल रही है अपना दल और निषाद पार्टी, अभी अगर बात करें तो अपना दल की तरफ से आशीष पटेल और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल पहुंची थी। उन्हें जीत के लिए बधाई दी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और इसके साथ साथ जिस तरीके से सहयोगियों को मिलकर चुनाव लड़ा गया है उस पर थोड़ा विचार मंथन हुआ और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई किस तरीके से आगे सरकार में जो सहयोगी दल है उनका समन्वय होना चाहिए, कैसे सहयोगी दल के साथ मिलकर आगे सरकार का गठन करना चाहिए। वही अगर बताया तो संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी समय ले रखा है। अभी कुछ देर के बाद उनकी भी मुलाकात होगी। उनके साथ भी शिष्टाचार भेंट के साथ साथ मुलाकात के साथ साथ ये भी अवगत है किस तरीके से आगे मंत्रिमंडल का स्वरूप होता है और सहयोगियों को किस तरीके से जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार गठन के काम में अब भारतीय जनता पार्टी काफी तेजी कर रही है। और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी सहयोगी रही है बीजेपी की, तो उनको मंत्रिपरिषद में कितना जगह दिया जाए, किस तरीके से मंत्रिमंडल में समन्वय किया जाए, इसको लेकर के अब सहयोगी दलों से भी बातचीत शुरू हो गई है। बिल्कुल। क्या अविनाश, जो मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल होगा उसमें ज्यादा सहभागिता की मांग की गई है, क्योंकि पहले के मुकाबले अपना दल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, सीटें भी ज्यादा रही हैं, तो क्या ऐसे में अपना जो बार्गेनिंग लेवल है उसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हक है सहयोगी पार्टियों का, तो क्या इस तरह की कोई डिमांड भी रखी गई है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर बात करें तो अपना दल ने 12 सीटें इस बार जीती है और पिछली बार भी उसके 9 विधायक थे। तो पिछली बार भी अगर बात करें तो 1 मंत्री पद दिया गया था, लेकिन इस बार अपना दल कम से कम 3 मंत्री पद मांग रही है। अब देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी कि बीजेपी कितना मंत्री पद देती है अपना दल को। वही निषाद पार्टी से लगातार मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सहयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से अपील भी कर रही है। तो देखना है कि दोनों सहयोगी दलों को किस तरीके से सम्मिलित किया जाता है मंत्रिमंडल में। जी अविनाश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर यूपी भाजपा कोर ग्रुप की कल दिल्ली में 6 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक चली। बैठक में सरकार गठन से लेकर मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उत्तर प्रदेश चुनावों का विस्तार से विश्लेषण किया है। यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जेपी नड्डा ने अमित शाह को जीत की और मंत्रिमंडल के गठन के आधार की जानकारी दी है। खबरों के अनुसार भाजपा ने मंत्रिमंडल में जगह को लेकर 4 आधार पर इसे बांटा है। इसमें जीते उम्मीदवार की शिक्षा, जीते उम्मीदवार के क्षेत्र और साथ ही जाति और संख्या और जीते उम्मीदवार की उम्र को आधार बनाया है। बताया ये जा रहा है कि इस बार खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्री इस बार रिपीट नहीं होंगे। वहीं पढ़े लिखे युवा विधायकों को ज्यादा तरजीह मिलेगी। साथ ही पिछली सरकार की तुलना में महिलाओं की इस बार ज्यादा संख्या हो सकती है। जितनी जिसकी तादाद भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसी पर फोकस किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल पर जो दिल्ली में चर्चा हुई है, क्या उसके मुख्य बिंदु रहे हैं ये आपको बता रहे हैं। जहां इस बैठक में नतीजों के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इसे लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में यूपी के मंत्रिमंडल पर हुई बैठक पर दिनेश शर्मा ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। उन्होंने अखिलेश यादव के कान्हा स्टेडियम पर दिए गए जवाब पर एक बयान भी दिया है। साथ ही दिल्ली में इस बैठक पर भी खुलकर बातचीत हुई है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे ही बनाए स्टेडियम में शपथ लेने की तैयारी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश पूरा यहाँ पे अंग्रेज कह देंगे तमाम इमारतें हैं वो मेरे समय में बनी थी। इस पर पिछली सरकारों ने क्यों किया? तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कल्याण सिंह जी के समय में बनी थी। समाजवादी पार्टी के लोग उसमें कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो किसी और के समय रहा होगा। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में लोग कहेंगे क्यों पार्लियामेंट कर रहे हैं, अंग्रेज लोग कभी कह सकते हैं तो अंग्रेजों के समय बना था। तो इस प्रकार की चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। अब समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि हम 304 सीटों पर बैलेट पेपर पे जीते, लेकिन ईवीएम पे हार गए। अब ये तो बहुत सारी हार के नए नए बहाने रोज आपको सुनने को मिलेंगे। मैं तो इनके बारे में केवल एक लाइन में कहना चाहूँगा कि अब विपक्ष को इतनी बार हारने के बाद 2014, 17, 19 महापौर के चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, उसके बाद फिर से 2022 का चुनाव, तो उनको हार की आदत बनाना पड़ेगा और हार सीखने का जो उनका जो क्रम है वो भी बढ़ेगा आगे। और मैं समझता हूँ कि उनको इसका अभ्यास करना चाहिए और हताशा निराशा के जीवन में जीने का जो उनका निरंतर जो जारी है उससे मुक्त होकर जो सकारात्मक चीज़ें हैं सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश के उन्नति के लिए जो सरकार काम कर रही है, उसमें उनको एक बेहतर विपक्ष के तरीके से विपक्ष को शामिल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, होली का पर्व भी आया है और सरकार गठन का इंतजार भी हो रहा है, तो क्या कहेंगे? चुनाव खत्म हो गया है, विपक्ष के सारे लोग, सारी जाति धर्म के लोग गले मिलें आपस में, उत्तर प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए एक साथ चलने का संकल्प लें और चुनाव में जितनी बातें एक दूसरे के बारे में कही हैं उनको गले लग के कह दें कि बुरा ना मानो होली है, और सब चीज़ों का समाप्त करके उत्तर प्रदेश की प्रगति में अपने आप को एक साधारण नागरिक के रूप में सब लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएं। यही मैं कहूँगा कि होली की सभी को शुभकामनाएं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है, जल्द ही सरकार का भी गठन होगा, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की समारोह तैयारी जो हो रही है वो उनके द्वारा निर्मित है। ये भी कहा गया है कि तमाम सारी ऐसी भी इमारत हैं जो बीजेपी ने बनवाए थे, उसका भी इस्तेमाल विभिन्न सरकारों ने किया है। तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए गोरखनाथ मंदिर में फूलों की भव्य सजावट की गई है। मंदिर परिसर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने। तो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इस बीच ये जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं, जहां गोरखपुर मंदिर में फूलों से सजावट की गई है। जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं, जहां गोरखपुर नगर से उन्होंने ये विधानसभा चुनाव इस बार जीता है और एक बार फिर से वे मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। एक बार फिर से उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चलेगी और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां तैयारियां की गई हैं, फूलों से गोरखनाथ मंदिर को सजाया गया है और ये जो भव्य सजावट है, ये तैयारियां हैं योगी आदित्यनाथ के आगमन की, उनके स्वागत की, और यहां पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर। इससे पहले जब चुनाव प्रचार के दौरान वे गोरखपुर में रहे तो खूब सहयोग और काफी स्वागत उनका गोरखपुर की गलियों में रहा, और अब वे उनके सहयोग से, जनता के सहयोग से चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में उनका स्वागत भी भव्य होना चाहिए। चाहे गोरखपुर के रोड शो की तस्वीरें आपको याद हो, सभी जगह ऐसा स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला कि उन्होंने सभी का आभार जताया। और अब ये स्वागत की तैयारियां जीत के बाद। 2022 के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं और गोरखपुर में सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर में आएंगे, जहां पर उनका आवास भी है और यहाँ के पीठाधीश्वर भी हैं। आप देख रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए फूलों से सजा दिया गया है। यहाँ पर जिला प्रशासन के पूरे अधिकारी और नगर निगम के पूरे अधिकारी, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सब यहाँ मुस्तैद हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री
पहुंचेंगे और सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये फूलों से पूरा मंदिर परिसर सजा हुआ है। बाहर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर भी फूलों से सजाया गया है और ये रंगोली बनाई गई है, फूलों की रंगोली भी है। यहाँ पर आप ठीक मंदिर के सामने देख रहे हैं, फूलों की रंगोली बनी है और जो दर्शनार्थी हैं उनका इस दौरान तांता लगा हुआ है, वो आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में आज जब जीत के बाद पहली बार यहाँ पर आएंगे तो उनके स्वागत के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं। आप सामने देख रहे हैं, उस सामने जो गुलाबी रंग का आपको एक स्थान दिखाई दे रहा है, आवास है वो मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी परिसर में, मंदिर परिसर में, इसी आवास में उनका ठिकाना है, यहाँ रहते हैं वो और यहीं रहकर वो गौ सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नित्य प्रतिदिन का जो उनका शेड्यूल है वो यहाँ पर इसी जगह पर रहकर वो करते हैं। और ये जो परिसर आप देख रहे हैं आवास के ठीक पहले, ये महंत अवैधनाथ की यहाँ पर समाधि स्थल है। वहाँ पर मुख्यमंत्री जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे समाधि स्थल पर। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे गोरखनाथ मंदिर में आएंगे और जो गोरक्ष पीठ है वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री वापस अपने आवास जाएंगे और आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे करीब 2 बजे के बाद उनके पहुंचने की बात बताई जा रही है। यहाँ पर 3 दिन रुकेंगे, यानी उनका जो ऑफिशियली दौरा है वो 3 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 3 बजे के आसपास वो यहाँ पर कई लोगों से मुलाकात करेंगे, जो गोरक्ष पीठ से जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम को करीब 5 बजे एक जो शोभा यात्रा है, होलिकोत्सव की शोभा यात्रा निकलती है, उसमें जाएंगे। करीब 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा है वो यहाँ से शुरू होके पांडे हाता से शुरू होकर करीब 4 किलोमीटर तक घंटाघर में ख़त्म होगी वो शोभा यात्रा। उसके बाद मुख्यमंत्री एक आध और कार्यक्रम में छोटे मोटे हिस्सा लेंगे, फिर यहाँ पर यहीं इसी जगह पर आके मंदिर परिसर में अपने आवास में विश्राम करेंगे। और उसके बाद कल भी वो यहीं रहेंगे, यहाँ लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, मुलाकात करेंगे। चूँकि 2 साल बाद, आपको बता दें कि पहले 2 साल, जो बीते 2 साल हैं, वो कोरोना की वजह से होली का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आए थे। और अब ये यहाँ पर प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियाँ की गई हैं। सब कुछ जो लोग हैं, यहाँ के गोरखपुर के लोग हैं, वो भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जितनी जल्दी आएँ और उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रमों की शुरुआत हो। सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुख्ता कर ली गई है। मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात हैं और हर जो मेन गेट है, मेन गेट पर हर तरह की चेकिंग के बाद, किसी भी तरह का जो सामान ला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनको चेकिंग के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है पूरा। चूँकि मुख्यमंत्री के आने में कुछ ही समय शेष है, इसलिए सारी एहतियात बरते जा रहे हैं, सारे जो इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और शाम को भव्य शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और उस शोभा यात्रा में ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद फूलों की होली खेलेंगे, रंगों की होली खेलेंगे। उसके लिए यहाँ मंदिर परिसर में करीब 20 टन अबीर गुलाल मंगाया गया है और फूलों की होली के लिए भी फूल मंगाए गए हैं। बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, तो अभी इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के आने का, उसके बाद कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। कैमरा सुगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, गोरखपुर। और चलिए अब शुरुआत करेंगे मूक बधिर कार्यक्रम की। अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। यहां आशीष पटेल भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। दोनों ने मुलाकात कर नड्डा को जीत की बधाई दी है। इसके साथ ही भाजपा के साथ सहयोगियों की सरकार में भूमिका को लेकर चर्चा भी हुई। यूपी भाजपा कोर ग्रुप की कल दिल्ली में 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठक चली। बैठक में सरकार गठन से लेकर मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई है। इस दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उत्तर प्रदेश चुनावों का विस्तार से विश्लेषण किया है। यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा ने अमित शाह से जीत और मंत्रिमंडल के गठन के आधार की जानकारी दी है। इसके साथ ही खबरों के अनुसार भाजपा ने मंत्रिमंडल में जगह को लेकर आधार पर बांटा है इसे। उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, इसका फैसला होली के बाद होने जा रहा है। इस बीच देहरादून विधानसभा भवन में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। विधानसभा परिसर में रंग रोगन किया जा रहा है।
विधायकों के साथ शपथ समारोह से पहले विधानसभा परिसर को तैयार किया जा रहा है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री के आवास पर महिलाओं और समर्थकों ने मुख्यमंत्री के साथ होली खेली। मुख्यमंत्री ने खटीमा और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मथुरा में भाजपा विधायक श्रीकांत शर्मा ने लोगों के साथ होली खेली है। वो अपनी टोली के साथ होली के रंग में सराबोर नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों को रंग भी लगाया और होली के गीत भी गाए। श्रीकांत शर्मा होली की खुमारी में ऐसे डूबे कि वो डांस भी करने लगे।